Good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज स्तूर। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्टिमेशन, जिसमें आज हम अपना इस सब्जेक्ट का पार्ट से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, डैट इज़ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं यहाँ से, कि आपको कोई ड्राइंग्स दे देगी, कोई प्लान्स दे देगा और उसका आपको कुछ कुछ जो भी आपका एस्टिमेशन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन से। सबसे पहले समझते हैं कि एस्टिमेशन वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, या फिर एस्टिमेशन से हम क्या समझते हैं। तो देखो, एक शब्द में अगर एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो एस्टिमेशन का मतलब होता है एंटिसिपेटेड कॉस्ट ऑफ ए वर्क। ठीक है, क्या बोला मैंने? एंटिसिपेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क। तो देखो, एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो भी एग्जीक्यूशन कॉस्ट है या फिर जो भी प्रोबेबल एक्सपेंडिचर है हमारे प्रोजेक्ट में जो लगने वाला व्यय है या खर्च है, वो हम इसकी मदद से हम जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब एस्टिमेशन की मदद से ही हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट का बजट डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम बजट डिसाइड करते हैं। अब बजट होता क्या है? बजट होता है आपका एलोकेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क। और ये जो बजट है हम एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल एस्टिमेशन रिपोर्ट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, एस्टिमेशन इज ए टेक्निक टू हैव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट एग्जीक्यूशन कॉस्ट, प्रोबेबल एक्सपेंडिचर। दिस हेल्प्स टू एलोकेट द बजट, एलोकेशन ऑफ ए फंड फॉर ए प्रोजेक्ट। अब ये एस्टिमेट, हम जो एस्टिमेट करते हैं हम पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट्स का, ये हमको डिसाइड करता है बजट डिसाइड करने के लिए। मतलब कि क्या, आपने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और आपने उसकी डिटेल एनालिसिस की, और डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपने क्या किया, एक एस्टिमेट तैयार करके दिया कि भाई हमको ये प्रोजेक्ट या फिर जो हमको जो बिल्डिंग बनानी है, इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है ये है आपकी 1 करोड़ रुपये। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब कि जो हमने यहाँ पे एस्टिमेशन की है, डिटेल एस्टिमेशन, हम उसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, हम बजट डिसाइड करके दे रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट्स का जो बजट होता है हमेशा एस्टिमेटेड कॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने मनी अलॉटेड किया 1.10 करोड़, मतलब कि हमारी जो एस्टिमेट निकल के आई थी 1 करोड़ रुपये, और यहाँ पे हमने मनी अलॉट किया 1.10 करोड़ रुपीज़। तो ये होगी हमारी बजटेड कॉस्ट। अब ये जो एस्टिमेट कर रहे हैं इसमें हमारा हम हर एक चीज़ को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, मटेरियल कॉस्ट हो, है ना, या फिर कोई भी कंटिजेंसीज हो, है ना, जितने सारे भी जो भी चीज़ें होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, चाहे वो कोई हम इक्विपमेंट्स ला रहे हैं उसका रेंट हो, या फिर कोई इक्विपमेंट का चार्ज हो, मटेरियल का चार्ज हो, लेबर का चार्ज हो, सुपरवाइज़र का चार्ज हो, प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, हर एक चीज़ को हम इसमें क्या करते हैं, काउंट करके एक एस्टिमेट तैयार करते हैं। अब एस्टिमेट तैयार करने के लिए आपको ना वाइड नॉलेज होना चाहिए, वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए और वाइड स्किल्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब ये जो एस्टीमेट है ये 2 फेज़ में तैयार किया जाता है। जो पहला फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड रफ एस्टीमेट। हम पहले क्या करते हैं, एक मोटा मोटा एक रफ एस्टीमेट तैयार करते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अप्रूवल लेते हैं हमारे सीनियर मैनेजमेंट से। ठीक है, जब ये अप्रूवल मिल जाती है हमको सीनियर मैनेजमेंट से कि भाई हाँ ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम भेजते हैं, हम इसका फिर से क्या करते हैं, एक डिटेल एस्टीमेट तैयार करते हैं। डिटेल एस्टीमेट में हर एक चीज़ इंक्लूड होगा कि हम जो सीमेंट्स कितना क्वांटिटी लग रहा है ना, सीमेंट्स क्वांटिटी कितना लग रहा है, उससे कितना टोटल कॉस्ट निकल के आ रहा है, एक सीमेंट्स का बैग का कीमत क्या होगी, लेबर कॉस्ट क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है ना, और कितनी मटेरियल लगेगी हमको, कितने लेबर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी मशीन्स लगेंगे, उसके वेरिएंट क्या होगा, हर एक चीज़ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देन वो क्या करते हैं, इस डिटेल एस्टीमेट की बदौलत, इस डिटेल एस्टीमेट की रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी सीनियर मैनेजमेंट होता है ये हमको क्या करता है, अप्रूवल देता है। एंड देन जैसे ही हमको ये अप्रूवल मिलती है हमारे प्रोजेक्ट्स की, हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट्स को एक्सिक्यूट कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, हम क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल कॉस्ट चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहीं ओवर एस्टिमेट तो नहीं हुआ या कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम एस्टिमेट बनाते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मान लो हमारा जो भी हमने बजट डिसाइड किया था, और बजट के जो भी बजट हमने डिसाइड किया था, बजट में ना होकर के काम जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना। तो ये एक केस होगा, मतलब कि क्या, अगर हमारी
प्रोजेक्ट की कॉस्ट ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है, या फिर जो भी हमने एस्टिमेट बनाया वो ओवर एस्टिमेटेड हो गया, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट से, तो ये एक केस होगा आपका अंडर एस्टिमेशन का। ठीक है, तो देखो क्या दिख रहा है फर्स्ट वाला, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर देन एस्टिमेटेड कॉस्ट देन दिस प्रोजेक्ट्स विल इनकम्प्लीट। मतलब कि क्या, हमने जो बजट डिसाइड किया था उसमें काम ना होकर के उससे ज़्यादा पैसे की हमको आवश्यकता हो रही है। मीन्स क्या होता है कि हो सकता है कि आप कुछ वर्क को आपको कैंसिल करना पड़ जाए, जैसे कि आपका इसमें हो सकता है प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट कम होने के बाद हो सकता है कि आपको जो जो वर्क दिया गया था आप उसको टाइमली कंप्लीट ना कर पाए, है ना, हो सकता है और कोई काम आपका छूट जाए बजट ख़राब होने के कारण, ठीक है, या फिर आपने ढंग से एस्टिमेट नहीं किया होगा पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट्स का, जिस कारण ऐसा हो सकता है। तो ये एक केस होता है आपका अंडर एस्टिमेशन का। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट होगा अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट अगर वो लेस देन है किससे, आपके बजटेड कॉस्ट से। मीन्स ये एक केस होगा आपका ओवर एस्टिमेशन का। ओवर एस्टिमेशन का केस में क्या होता है आपका, जो भी मान लो आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट आपने एस्टिमेट निकाला होगा 2 करोड़ रुपए, जो भी आपकी डिज़ाइन होगी, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे हमने इसकी एस्टिमेट निकाला 2 करोड़ रुपए। और मान लो आपने जो यही प्रोजेक्ट्स आपने 1.5 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर लिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 50 लाख रुपए दे दिया था, अब इस 50 लाख रुपए से जो आप इंटरेस्ट गेन करने वाले थे उसके कारण यहाँ पे आपको क्या हो गया, वो उस इंटरेस्ट का आपको नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवर एस्टिमेशन का केस। तो एस्टिमेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टाइप के एस्टिमेशन देखेंगे, अंडर एस्टिमेशन, बैलेंस एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखो, हम क्या करते हैं जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जो भी हमारा बजट कॉस्ट होता है ना, कोशिश करते हैं कि हमेशा वो किसके इक्वल हो, एस्टिमेटेड कॉस्ट के इक्वल हो। ठीक है, क्या बोला मैं, जो भी अगर हम किसी प्रोजेक्ट को डिसाइड करते बनाना चाहते हैं तो उसकी जो बजटेड कॉस्ट है हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, इस बजटेड कॉस्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ा पैसा और ऐड कर देते हैं, हम जिसको बोलते हैं बफर कॉस्ट। अगर बफर कॉस्ट 0 है इसका मतलब ये है कि जो बजटेड कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना। बट हमेशा ये बफर कॉस्ट हमेशा क्या होता है, 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी अंडर एस्टिमेशन के चांसेस कम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश या फिर किसी अदर कारणवश क्या होता है, हमारा हमको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो उस केस में क्या होता है, ये बफर कॉस्ट इसको एक्चुअली में हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, जो कि एस्टिमेट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। जनरली हम लोग 10 से 15% चार्ज इसको रखते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट का, ये अलग से रखा जाता है। ठीक है, अब एस्टिमेशन कब किया जाता है ये ध्यान रखो, एस्टिमेशन हम करते हैं इन प्लानिंग फेज में। ठीक है, कब करते हैं, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आफ्टर द एस्टिमेशन हम क्या करते हैं, बजट एलोकेट करते हैं फॉर द वर्क, है ना, आफ्टर प्लानिंग फेज एंड बिफोर एक्सिक्यूशन फेज। देन हम क्या करते हैं, आफ्टर द बजट डिसाइड हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट एक्यूरेसी हमेशा 100% के आसपास नियर बाई होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू बजटेड कॉस्ट है, मीन्स जो भी हमारा एस्टिमेशन होगा वो कैसा होगा, बैलेंस एस्टिमेशन। ठीक है, और अंडर एस्टिमेशन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, एक्चुअल कॉस्ट जो होता है हमेशा क्या होता है आपका ग्रेटर देन होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट से, मीन्स ये हो गया अंडर एस्टिमेशन का केस। अगर एक्चुअल कॉस्ट आपका लेस देन है आपके किससे, एस्टिमेटेड कॉस्ट से, मीन्स ये हो गया आपका ओवर एस्टिमेशन का केस। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 टाइप के एस्टिमेट दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो मेथड ऑफ एस्टिमेशन है ये 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसको। पहला तो होगा आपका रफ ऑर्डर एस्टिमेट, दूसरा होगा आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। अब रफ ऑर्डर एस्टिमेट्स के अंदर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि टॉप डाउन है ना, टॉप डाउन के बाद बहुत सारे भी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो जिसमें पहला है आपका, देखो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं रफ ऑर्डर
एस्टीमेट में हम पढ़ेंगे पहला टॉप डाउन एस्टीमेट। अब टॉप डाउन एस्टीमेट, ठीक है, रफ ऑर्डर एस्टीमेट बनाने के लिए पहली बात तो आपको एक वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वाइड स्किल्स भी होना आवश्यकता है। ठीक है, इन तीनों की बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे जो भी एस्टीमेट होता है हम इसको बनाते हैं या फिर इसको एस्टीमेट तैयार किया जाता है। अब ये जो रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड या फिर रफ ऑर्डर एस्टीमेट जिसको मैं कह रहा हूँ, इसकी जो एक्यूरेसी होती है लगभग 70% के आसपास होती है। ठीक है, और इसमें जो इनएक्यूरेसी के चांसेस होते हैं वो कितनी होती है, लगभग आपका 30 to 40% इसमें इनएक्यूरेसी की चांसेस होती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं टॉप डाउन एस्टीमेट का। अब टॉप डाउन एस्टीमेट को हम ऐसे समझते हैं, अगर मैं मान लो मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाता हूँ, मुझे क्या करना है, एक घर बनाना है। मेरे पास है लैंड मेरी खुद की 2000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट मेरे पास कोई लैंड है और मैं चाहता हूँ इस 2000 स्क्वायर फीट में मैं कोई अपना एक घर बनाऊँ। तो मैं गया कंसल्टेंट के पास और कंसल्टेंट ने अपने वाइड नॉलेज, वाइड एक्सपीरियंस और वाइड स्किल्स की बदौलत मुझे एक रेट कोट किया उसने कि भाई 2000 रुपये स्क्वायर फीट में मैं सारी चीज़ें करके दूंगा। अब इस 2000 रुपये स्क्वायर फीट में क्या क्या रहेगा, पहली बात तो वो जो बिल्डिंग बनाएगा उसकी प्लानिंग रहेगी, जो भी सर्वे वर्वे जो भी उनका जो भी लगता है वो भी रहेगा इंक्लूड, उसकी एग्जीक्यूशन रहेगी, मटेरियल, ये सारा चीज़ अरेंज कौन करेगा, खुद कंसल्टेंट करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर करेगा। और उसने रेट कोट कर दी कि मैं 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको ये घर कंप्लीट बना करके दूंगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ बस एक आपके क्लाइंट को बस अरेंज करना है, वो क्या है, लैंड, जो कि है उसके पास 2000 स्क्वायर फीट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या करता है, जो 2000 रुपये स्क्वायर फीट इसने अपने वाइड नॉलेज, वाइड एक्सपीरियंस, वाइड स्किल की बदौलत जो उसने रेट कोट किया, उसकी बदौलत इसने क्या करता है, अपने जो भी क्लाइंट होगा उसको उसने रेट बताया कि भाई आपका लगभग ये जो घर बनाने का कॉस्ट आ रहा है ये लगभग 2000 रुपये स्क्वायर फीट इंटू 2000 रुपये, 2000 इंटू 2000 कर दो, जितने भी हमारा अमाउंट निकल के आता है ये होगा हमारा एक्चुअल में एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि इतना कॉस्ट आपको लगेगा। तो इस आधार पे क्या करता है क्लाइंट, अपना बजट डिसाइड करता है, फिर बोलता है अच्छा चलो मान लो 2000 रुपये, 2000 इंटू 2000 कर लो, जितना भी होता होगा वो जो भी अमाउंट निकल के आ रहा है, और उसमें क्या होता है आपका क्लाइंट राजी हो जाता है। तो वो जो राजी हो रहा है जिस अमाउंट पे, वो हो गया उसका बजटेड कॉस्ट। और मान लो एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेशन जो हमने किया, एस्टिमेट करके हमने जो रेट अमाउंट निकाला, वो अगर बजटेड कॉस्ट के इक्वल है, मतलब कि क्या है, दोनों एक बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, देखो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट इक्वल टू बजटेड कॉस्ट निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, 40 लाख रुपए। इसमें लैंड की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि लैंड क्या है, वो जो भी क्लाइंट होता है उनका होना चाहिए लैंड। ठीक है, तो ये कौन किया, 2000 रुपये स्क्वायर फीट ये कोट किया आपके कॉन्ट्रैक्टर ने, कंसल्टेंट ने, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वाइड नॉलेज, वाइड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ये था आपका टॉप डाउन एस्टिमेट। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया आपको, जो टॉप डाउन एस्टिमेट होता है इसमें एक्यूरेसी के चांसेस कितनी होती है, 60% होती है, और इनएक्यूरेसी के चांसेस कितनी होती है, 30 to 40% होती है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, इन एक्यूरेसी चांसेस मीन्स एक्चुअल कॉस्ट जो है वो वेरी नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, और इनएक्यूरेसी मीन्स एक्चुअल कॉस्ट में भी वेरी विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, अगर मान लो कंसल्टेंट आपका कम एक्सपीरियंस वाला है, कम स्किल वाला है, कम नॉलेज वाला है, देन जो इनएक्यूरेसी के चांसेस होते हैं हमारे यहाँ पे जो हम बात करें 30 से 40%, ये हो सकता है कि बढ़ जाए आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट में। ठीक है, इनएक्यूरेसी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो उसको कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे वर्क करना है, तो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं लॉस हो जाए, और वो लॉस हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसको कोई किसी चीज़ों में उसको आइडिया नहीं था कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, तो हो सकता है उसमें वो क्या कर सकता है, टाइम ले सकता है, या हो सकता है वो आपके जो भी डिज़ाइन है उसको बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगी, उसको सुधारना पड़ेगा, उससे क्या होगा, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं इनइक्वेसी जैसे ही होगा, जितना होगा इनइक्वेसी उतनी एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, अब टॉप डाउन एस्टिमेट में क्या होता है, किसी तरह की हमको डिटेल प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती, एक नोट पॉइंट है यहाँ पे। अब दूसरा आपका इसमें मेथड बॉटम अप एस्टिमेट, इसमें भी हमको क्या हो चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, किसको, कंसल्टेंट को। ठीक है, बट ये क्या होता है,
थोड़ा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू आपके टॉप डाउन एस्टिमेट। अब क्यों होता है ये समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, मान लो बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, और उस बिल्डिंग में जितने भी वर्क होने वाले हैं उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब वर्क्स में, ठीक है। और उन वर्क को भी हम और सब वर्क में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि उसको ऐसे समझते हैं, मान लो हमने कोई एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट लिया और इसको हमने डिवाइड किया एक्सकेवेशन वर्क में। एक्सकेवेशन वर्क हमने अलग से इसको लिया, फाउंडेशन वर्क को अलग किया, सुपर स्ट्रक्चर वर्क को अलग किया, फिनिशिंग वर्क को अलग किया, और इलेक्ट्रिकल वर्क को हमने अलग किया। अब एक्सकवेशन में क्या हो सकता है, हम फुटिंग बनाते हैं। अब फुटिंग कितने, मान लो वहाँ पे हमने 3 टाइप के वहाँ पे फुटिंग्स बनाए या फिर 2 टाइप के फुटिंग बनाए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया पिट नंबर 1, पिट नंबर 2। अब पिट नंबर 1 में एक्सकवेशन चार्ज आ गया मान लो x, और पिट x1, और पिट नंबर 2 में एक्सकवेशन चार्ज आ गया मान लो x2 पिट। और जब हम एक्सकवेशन की चार्ज निकालते हैं, एक्सकवेशन की चार्ज निकालते हैं तो ये मान लो हमारी निकल के आती है क्या, x1 प्लस x2, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं, फाउंडेशन वर्क में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन में भी जो हमने पिट बना करके रखा हुआ है या एक्सकवेट किया है, हम वहाँ क्या करते हैं, उस पिट में हम क्या करेंगे, फुटिंग तैयार करेंगे। तो मान लो एक पहले नंबर वाले फुटिंग की जो कॉस्ट निकल के आती है मान लो y1, और पिट 2 में जो हम फुटिंग बनाए उसकी कॉस्ट निकल के आती है मान लो y2। सेम एज इट इज़ हम सुपर स्ट्रक्चर वर्क जब हम करते हैं तो उसमें जैसे कि रूफिंग का वर्क कर रहे हैं, वॉल्स बना रहे हैं तो ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, तो इनकी सबकी अलग अलग कॉस्ट ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ब्रिक वर्क हम ले लेते हैं A, और रूफिंग की ले लेते हैं मान लो हम B, और इसकी हम ले लेते हैं C। तो सुपर स्ट्रक्चर का कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, A प्लस B प्लस C। और फाउंडेशन की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, y1 प्लस y2, है ना। और एक्सकवेशन की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, x1 प्लस x2, ठीक है। तो कुल मिला के देखो हमने क्या किया, पहले सब वर्क में इसको डिवाइड कर लिया, और सब वर्क से हमने क्या करें, सबका अलग से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, हम बॉटम साइड से हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा खर्च हो रहा है या फिर जो भी हम एस्टिमेट, हम बॉटम साइड से एस्टिमेट कर रहे हैं। हमने पहले इसका चार्ज निकाला, देन इन दोनों को जोड़ के हमने ये चार्ज निकाला, देन हमने ऐसे ही करके हमने क्या किया, ऐसे ही हम बॉटम से हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है बॉटम अप प्रोजेक्ट या फिर बॉटम अप एस्टिमेट। और इसमें हम क्या करते हैं, फिर एट द एंड हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, जितने भी इनका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट करके हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो भी कॉस्ट हम एस्टिमेट करें कहाँ से करें, बॉटम अप से करें, इसलिए इसका नाम पड़ गया बॉटम अप एस्टिमेट। तो पढ़ लो क्या लिखा है एक बार। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस फॉर कंसल्टेंट, बट दिस एस्टिमेट इज certainly accurate since without planning it is not possible। मीन्स हमको प्लानिंग करना पड़ेगा इन सारे वर्क्स के लिए, देन उसके बाद ही आप बॉटम अप एस्टिमेट तैयार कर सकते हो। इन दिस इंटायर प्रोजेक्ट इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ वर्क, एंड द नंबर ऑफ वर्क्स आर ऑल्सो इन डिवाइडेड इन सब डिवाइडेड, है ना, इन सब वर्क्स, एंड देन एस्टिमेशन इज डन फ्रॉम द बॉटम ऑफ सब वर्क एंड इट इज़ कॉल्ड बॉटम अप एस्टिमेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू टॉप डाउन एस्टिमेट, मतलब कि टॉप डाउन एस्टिमेट में जो भी आप एक्यूरेसी निकल के आ रही थी उससे अब ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी निकल के आएगी, क्योंकि आपने इसको नंबर ऑफ सबवर्क्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका पैरामेट्रिक एस्टिमेट। पैरामेट्रिक एस्टिमेट ये कौन करता है, ये एस्टिमेट देखो क्या लिखा है, दिस एस्टिमेट बेसिकली अडॉप्टेड फॉर इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स। क्या बोला, दिस एस्टिमेट इज बेसिकली अडॉप्टेड फॉर इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस प्रोजेक्ट। ये कौन करता है, जहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलता है ना, या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ में, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी डिफेंस या फिर आर्मी वाले प्रोजेक्ट्स में, इस टाइप के एस्टिमेट को वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ये एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए आपको एक वाइड नॉलेज चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आप क्या कर सकते हो, उसकी एस्टिमेट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको हाईली सुपरविजन की आपको आवश्यकता होगी, किसी रिसर्चर की आवश्यकता होगी जिसको इस पर्टिकुलर इस वर्क का बहुत ज़्यादा पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो मॉन्टी कार्लो मेथड। मॉन्टी कार्लो मेथड ये आपका एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एस्टिमेशन मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
इनपुट फील्ड्स आर फिल्ड बाय द एक्सपीरियंस स्किल्ड एंड कंसल्टेंट। मतलब कि क्या बोल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इनपुट्स हम डालते हैं, जो भी हमको हमको जो भी एस्टिमेट निकालनी है, हम क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट्स देते हैं इसमें। और ये इनपुट्स कैसे देते हैं, जो भी कंसल्टेंट होगा अपने एक्सपीरियंस की बदौलत, अपने स्किल की बदौलत, तो क्या करेगा, इसमें जो भी इनपुट्स होगा डाल देगा, जो भी रेट कोट करके, और बाकी जो भी पूरी डिटेल एस्टिमेशन तैयार करके मिलने वाली होगी वो कौन करेगा, ये सॉफ्टवेयर बाकी काम कर देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मोंटी कार्लो मेथड्स। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं तक आज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड एस्टिमेट, कि हाउ कैसे किया जाता है रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड एस्टिमेट। ठीक है, तो थैंक यू।